हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 का स्पेशल एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 27 जून 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। हमारे पास में पूरे 50 के 50 क्वेश्चंस आ चुके हैं और विद डिटेल के साथ में आंसर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेगा और वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइज? आपका अगर आने वाले दिनों में एग्जाम है कभी भी, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करवा दें, ताकि हम आपको सबसे सटीक और सबसे पहले एग्जैक्ट एनालिसिस दे पाएं। नंबर आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी एग्जाम हो, आप एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आइए आगे बढ़ते हैं। और गाइज, आज हमें जो क्वेश्चन भेजे हैं ये ब्रजेश कौशिक जी जो कि पटना बिहार से हैं, अजय रॉय जी जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, इसके अलावा मनीष मीना जी और भूपेंद्र पटले जी, इन सभी ने काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए। यहां तक कि इन्होंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमें भेज दिए हैं, जिससे हम आपको ये एनालिसिस देने में बिल्कुल सफल रहे हैं। क्लियर है? तो जीके जीएस करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है आज का, मुद्रा योजना में एम का पूर्ण रूप क्या है? अब ये जो क्वेश्चन है वैसे तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है मल्टीपल टाइम्स, बट यहां पर जो एग्जाम स्टार्ट हुई है आज, तो वापस से ये क्वेश्चंस देखने को मिला है। मुद्रा योजना में एम का जो अर्थ होता है ये होता है माइक्रो। अब यहां पर इसका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए मुद्रा योजना में, और इसकी डिटेल भी आपको पता होनी चाहिए कि ये योजना एक्चुअली है क्या। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसका पूरा नाम है मुद्रा योजना का। अब PMMY ये है। क्लियर है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म है मुद्रा का, याद रखिएगा। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट या डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। तो अगर आपसे एम की जगह आर या ए या डी यू का किसी का भी पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता दीजिएगा। लोन स्कीम है, भारत सरकार की एक पहल है जो व्यक्तियों, SME और MSME इनको लोन ये देती है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना जिसको PMMY के तहत गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का लोन या ऋण दिया जाता है। इन ऋणों को PMMY के अंतर्गत मुद्रा योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और इस योजना की शुरुआत जो की थी, यह माननीय प्रधानमंत्री ने की थी 8 अप्रैल 2015 को। इस योजना का जो मकसद था ये क्या था, तो उन बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक मदद देना जो पैसे की तंगी की वजह से अपना कारोबार शुरू नहीं कर पा रहे हैं और आगे अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो योजना है गवर्नमेंट लेकर आई थी। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम में रेंज में कौन सा पर्वत स्थित है? तो काराकोरम जो रेंज है इसमें K2 आपको देखने को मिलता है। K2 इसे माउंट गार्डविन आस्टिन या गार्डविन आस्टिन के नाम से जाना जाता है। K2 को स्थानीय रूप से दपसांग या चोगुर भी इसको कहा जाता है। और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है ये माउंट एवरेस्ट है, आप सभी को बताइए। तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है K2 हो जाएगी आस्टिन गार्डविन। क्लियर है? और गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में स्थित है ये, जिसे पाकिस्तान नियंत्रित करता है। काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है ये कश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तान, चीन और भारत की सीमा तक फैली हुई है। इसका जो उत्तर पश्चिम छोर है ये अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान तक फैला हुआ है। पुराणों में इस पर्वतमाला का जो संस्कृत नाम है ये कृष्णगिरी या काला पहाड़ दिया गया है। तो पुराणों में इसका वर्णन मिलता है काला पहाड़ या कृष्णगिरी के रूप में। इसके अलावा काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है इसका बड़ा भाग भू राजनीतिक महत्व है। क्लियर है? भारत और चीन को जोड़ती है। सिंधु और यारकंद जो नदियां घाटियां हैं इनके लिए एक जल क्षेत्र के रूप में भी ये काम करती है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद असद अली खां निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? रुद्रवीणा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद असद अली खान जो है इनका संबंध रुद्रवीणा से है। उस्ताद असद अली खान रुद्रवीणा बजाते थे, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में उपयोग किया जाने वाला एक बड़ा तार यानी कि एक तार वाला वाद्य यंत्र है। रुद्रवीणा अपनी गहरी अनुनादी गूंजती ध्वनि के लिए प्रसिद्ध है, स्पेशली जाना जाता है, और इसे भारत के सबसे पुराने वाद्य यंत्रों में से एक माना जाता है। हिंदू ने खान को जो ध्रुपद शैली में बजाते थे, भारत का सबसे महान रुद्रवीणा वादक इनको बताया जाता है। क्लियर है? 2008 में उन्हें पद्म भूषण का भारतीय नागरिक सम्मान भी प्राप्त हुआ है असद अली खां को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, आंध्र प्रदेश में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो शेषचलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, और ये पूर्वी घाट की शेषचलम जो पहाड़ियां श्रृंखला है यहाँ पर दक्षिण आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कड़प्पा जो जिला है यहाँ पर कुछ हिस्सों में यहाँ पर फैला हुआ है। इस बायोस्फीयर रिजर्व का जो है 20 सितंबर 2010 को आंध्र प्रदेश सरकार के जो प्रस्ताव था उस पर नामित इसको किया गया था।
कुल क्षेत्रफल की बात करें यहाँ पर इसके तो 4755 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और ये आंध्र प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए स्पेशली ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत प्रति वर्ष कितनी राशि जमा की जा सकती है? तो प्रति वर्ष 1000 रुपए की जो राशि है जमा की जा सकती है। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना आप सभी को बताइए, इसके तहत प्रति वर्ष जमा की जाने वाली राशि जो न्यूनतम राशि है ये 1000 रुपए है, जबकि जो अधिकतम राशि है ये 1.5 लाख रुपए तक है। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि जो योजना है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लड़कियों के बीच शिक्षा के स्तर को सुधार लाने और बालिकाओं के विवाह के खर्चे को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। तो सुकन्या समृद्धि योजना इसका नाम इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है मराठी, आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र की जो राजधानी है ये मुंबई है। यहाँ का राजकीय पशु का क्या है? तो विशाल गिलहरी यहाँ के राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी हो जाएगा हरा कबूतर। और राजकीय जो पेड़ है महाराष्ट्र का ये आम है। राजकीय फूल है जरोल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे नेक्स्ट इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाए। और ये जो शिफ्ट वाइज एग्जाम होती है इनमें डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चंस बनता है, आपको जो डिटेल बताते हैं। तो आप पहले से प्रिपेयर रहिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको अपडेट करवा रहे हैं। और गाइस डेली बेसिस पर एनालिसिस अब आपको मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा। जैसे ही वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसके लेखक कौन है? किरण देसाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो पुस्तक है इसके लेखक किरण देसाई है, भारतीय उपन्यासकार है किरण देसाई, इनके द्वारा लिखित ये उपन्यास है। दूसरी पुस्तक का शीर्षक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इनका है। और यह शुरुआत में 2006 में जारी किया गया था। इसने 2006 में वोडाफोन क्रॉस वर्ल्ड बुक अवार्ड और 2007 में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल फिक्शन अवार्ड जो है ये दोनों जीते थे। और इसके अलावा इसने उस वर्ष बुकर जो पुरस्कार था ये भी जीता था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के मुताबिक या अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के अकॉर्डिंग यह है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि एक जो किलोमीटर का एरिया है इसमें 11,320 लोग दिल्ली में रहते हैं, जो कि सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व ये है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का है। क्लियर है? दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो राष्ट्रीय औसत करीबन 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 3 गुना से भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजो जनजाति किस राज्य में रहती है? तो ये मिजोरम में रहती है। मिजो लोग जिन्हें मिजो जनजाति भी कहा जाता है और जिन्हें ऐतिहासिक रूप से लुसाई के रूप में भी दर्जा दिया गया है। भारत के मिजोरम जो राज्य है पूर्वोत्तर भारत के पड़ोसी राज्यों में मूल निवासी एक जाति समूह ये है जिसको मिजो बोला जाता है। वे मिजो की तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं, जो मिजोरम की आधिकारिक भाषा और आम भाषा भी मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में कृषि मंत्री कौन थे? तो देखिए 2022 में जो कृषि मंत्री थे ये थे नरेंद्र सिंह तोमर। और अभी वर्तमान में कृषि मंत्री कौन बने हैं? तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के विदिशा से सांसद है। 10 जून 2024 को ये जो है भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री बने हैं। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस हम कृषि मंत्री वाली वीडियो भी, यानी कि कृषि मंत्री और जितने भी मिनिस्टर है, यानी कि मोदी 3.0 जो गवर्नमेंट अभी बनी है इसका जितना भी मंत्री परिषद है सारा का सारा हमने एक ही वीडियो में कवर करवाया है। और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से उस वीडियो में हमने आपको एक एक चीजें कवर करवाई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे एग्जाम टाउन जो चैनल है उस पर वो वीडियो हमने डाला है, तो आप जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पद्मश्री 2023 नृत्य के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो ये जो दिया गया किसे दिया गया और कहां से वो है, इस तरह से राज्य स्टेट का नाम उन्होंने पूछा था। तो ये छत्तीसगढ़ी नाट्य नाच कलाकार डोमार सिंह कुंवर है, इनको ये दिया गया। याद रखिएगा पद्मश्री 2023 नृत्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी नाट्य नाच कलाकार डोमार सिंह कुंवर को कला यानी कि नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कला नृत्य के क्षेत्र की बात करें तो पिछले 5 दशकों से चली आ रही परंपरा को जीवित रखने के लिए छत्तीसगढ़ी जो नाट्य कलाकार है डोमार सिंह कुंवर, इनके योगदान को देखते हुए उनका जो चयन है पद्मश्री के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ड्रिबलिंग जो शब्द है इसका संबंध किस खेल से है? तो बास्केटबॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग का मतलब है एक बार में एक हाथ से लगातार गेंद को फर्श पर उछालना होता है, इसको बोलता है ड्रिबलिंग। यह एकमात्र वैध तरीका है जिससे कोई खिलाड़ी चलते या दौड़ते हुए गेंद पर कब्जा बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है इसकी लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन आपसे बनाए। 5,846 किलोमीटर इसकी जो टोटल लेंथ है, लंबाई है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की। वर्ष 2000 देखिए वर्ष 1999
1999 में योजना ये जो है पूरी बनकर तैयार हो गई थी और 2001 में आधिकारिक रूप से इसके निर्माण कार्य की जो शुरुआत है ये कर दी गई थी। वर्ष 2012 में जाकर ये जो परियोजना थी ये परियोजना पूर्ण हो चुकी थी। 2012 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत बने राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है, कुल लंबाई ये थी 5846 यानी कि 5846 किलोमीटर, और ये भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। 5846 किलोमीटर के साथ दुनिया में 5वीं सबसे लंबी ये है। अगला क्वेश्चन है IUPAC, इस ये जो नाम है ये संबंधित किससे हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है IUPAC का। और अगर हिंदी में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ। यह क्या है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो रसायन विज्ञान और इससे जुड़े विज्ञान और तकनीकों का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से यानी कि निम्न में से उड़ीसा का नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो कथकली जो है ये केरल का है ना कि उड़ीसा का, तो यही करेक्ट आंसर होगा आपका। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा राज्य से जुड़े कई तरह के नृत्य हैं जिनमें शास्त्रीय नृत्य भी है, अनुष्ठानिक भी है और लोक नृत्य भी शामिल है। ओडिसी, महारी, दलखाई ये भी हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि ओडिशा के कुछ और भी लोक नृत्यों की अगर अपन बात करें तो इसमें नयागढ़, धम्पा नृत्य, कलेसी नृत्य आता है। इसके अलावा डिंडा धंगेड़ी नृत्य आता है, मटिया नृत्य, डूबू डूबा नृत्य, इसके अलावा दला मकुंडी नृत्य, पाइका नृत्य आता है, पाइका का नाम सुना होगा, केला केलुनी नृत्य, ये सारे जो है ये ओडिशा के नृत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में निम्न में से कौन सा विषम है? इस तरह से क्वेश्चन बना था। 3 आपको दे रखे थे कम जनसंख्या वाले और 1 दे रखा था ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, तो 3 तो आपका सेम हो जाएगा, 1 जो ज्यादा वाला रहेगा वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी ऑप्शंस इसी तरह से एग्जैक्ट वो नहीं बता पाए। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में जनसंख्या जो घनत्व है इसके मामले में अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, यहाँ का ओनली 17 है जनसंख्या घनत्व। इसकी जनसंख्या जो घनत्व है ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली में हमने आपको बताया है कितनी ज्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। वहीं सबसे ज्यादा जनसंख्या जो घनत्व है ये बिहार में है, जिसका जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी कि खेलो इंडिया गेम्स 2023 में कुल कितने खेल हुए थे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में टोटल 23 खेल हुए थे। याद रखिएगा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था 2023 का, जो 30 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में जो है आयोजित बेसिकली इसको किया गया। 13 दिनों तक 8 अलग अलग जगहों पर या शहरों में ये 23 खेल प्रकारों में 6000 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ हुआ था? तो ये बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में। याद रखिएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में ये आयोजित हुए 2022 के। साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स जिन्हें आधिकारिक तौर पर 12 यानी कि 12वें, याद रखिएगा 22वें, माफ कीजिएगा 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित किए गए थे। क्लियर है? और यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने साल 2017 में बर्मिंघम को इन खेलों का मेजबान घोषित किया था, तो ये 22वें थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है DPSP 48A में क्या है? तो देखिए राज्य पर्यावरण की रक्षा, सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ये कहता है। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष प्रावधान पेश करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है और इस 42वें संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48A जोड़ा, जो कहता है राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने, देश के वनों वन्य जीवों की रक्षा करने का जो है प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में आते हैं? तो भाग 4 में आते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। साल 1976 में अपनाए गए 42वें संविधान संशोधन के जरिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इन कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया था, तो आपको थोड़ा सा ध्यान इनके बारे में रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है या बन सकता है? तो ये अनुच्छेद 153 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने भी राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसकी अधिकतम जो संख्या है ये निश्चित नहीं है, कितने भी राज्यों का अधिकतम हो सकता है। राज्यपाल से रिलेटेड कुछ आर्टिकल है, जैसे कि अनुच्छेद 152 है, अनुच्छेद 152 इसमें राज्यपाल की परिभाषा है। अनुच्छेद 153 जो कि क्वेश्चन आपका बना है, राज्यों में राज्यपाल होना, यानी कि कितने भी राज्यों में हो सकता है, ये कोई लिमिटेशन इसकी नहीं है। अनुच्छेद 154 कहता है राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल से है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की उस नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंध रखता है। 158 राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें।
58, 158, 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या पुष्टि। अनुच्छेद 160 आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। और 161 राज्यपाल को क्षमा आदि देने की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार क्षेत्र। ये सारे जो है राज्यपाल से रिलेटेड है, अनुच्छेद 152 से लेकर 162 तक। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का जो देखने को मिलता है वर्णन या प्रावधान, ये आर्टिकल 280 280 में है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि आर्टिकल अनुच्छेद 280 में क्या बताया गया है, तो वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है या किया जाता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक संविधान लागू होने के 2 साल के अंदर और फिर हर 5 साल में या राष्ट्रपति को जरूरी लगे तब भी वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक। पुस्तक का नाम दे रखा था, किस भाषा में लिखी गई थी, इस तरह से क्वेश्चन था। ये पुस्तक का एग्जैक्ट नाम नहीं मिल पाया है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर भी बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? द गाइड पुस्तक के जो लेखक है इनका नाम है R.K. नारायण। R.K. नारायण। द गाइड भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखित एक उपन्यास है, 1958 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास का नायक जो एक टूर गाइड है उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शन बनने की यात्रा पर केंद्रित है और उपन्यास ने 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है शैलेंद्र राजवंश का संबंध किस धर्म से था? बौद्ध धर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैलेंद्र राजवंश महायान बौद्ध धर्म का सक्रिय प्रवर्तक था और ये जो राजवंश है दक्षिण पूर्व एशिया के फुनान साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 750 से 850 ईस्वी तक जावा में फला फूला था और इस राजवंश को महायान बौद्ध धर्म के शुरुआत से जुड़े एक महान संस्कृति पुनर्जागरण के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजा था। सेल्यूकस प्रथम निकेटर, इसने मेगस्थनीज को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज कौन था? तो एक यूनानी इतिहासकार था, राजनयिक, भारतीय नृवंश विज्ञानी और हेलेनिस्टिक काल के खोजकर्ता ये थे और उन्होंने इंडिका नाम की किताब भी लिखी थी। तो ये मेगस्थनीज ने लिखी थी। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को करीब 302 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त जो है इनके दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन है अनाजों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यहाँ पर इनमें जो है कई सारा प्रोटीन पाया जाता है, कई तरह का। इनमें से कौन सा मिला होगा आप देख लीजिएगा यहाँ पर, एब्ल्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, इसके अलावा प्रोलामिन, ग्लूटीन, हिस्टोन, इसके अलावा कैसीन। ये सारे जो प्रोटीन है ये अनाजों में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सा इनमें से ऑप्शन में आपको मिला था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिला है ये इस तरह से है कि डैम और बांध में के मिलान से संबंधित कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया। जड़त्व का नियम कौन सा नहीं है, इसके ऑप्शंस नहीं मिले कि क्या ऑप्शंस दे रखे थे। बाकी यहाँ पर आपको हमने एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताने में हेल्प किए जितनी भी हो पा रही है। इस तरह से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस मिले थे। क्लियर है? तो द्रव्यमान का जड़त्व का प्रकार नहीं है। जड़त्व का नियम जिसे न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है बताता है कि अगर कोई पिंड स्थिर अवस्था में है तो वहां तब तक स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। और इसी तरह अगर कोई पिंड एक सीधी रेखा में एक समान गति से गति कर रहा है तो यही सिचुएशन उस पर भी अप्लाई होती है। गतिशील रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी पिंड जो है बाहरी बल न लगा जाए। इसी तरह से सेम सिचुएशन इसकी रहती है। अगला क्वेश्चन है स्व सहायता समूह की शुरुआत कब हुई? तो स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG इसको बोला जाता है शॉर्ट में, सेल्फ हेल्प ग्रुप ये होता है। वर्ष 1992-93 में स्वयं सहायता समूह को विभिन्न बैंकों से जोड़ा गया। पायलट परियोजना में मात्र 500 स्वयं सहायता समूह जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2024 में किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड मिला था? मोहम्मद शमी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया इनको। इसके अलावा जो मोहम्मद शमी थे इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार हो जाएगा। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। इस जनगणना के मुताबिक बिहार में महिला जो साक्षरता दर थी ये करीबन 51.50% रही। वहीं राजस्थान में महिला साक्षरता दर रही 52.12%। तो सबसे कम जो महिला साक्षरता दर है ये बिहार की है, उसके बाद में राजस्थान आता है। अगला क्वेश्चन है पलवल किस राज्य में है? तो ये हरियाणा में है पलवल, याद रखिएगा। पलवल हरियाणा राज्य का 21वां जिला है और ये उत्तर भारत में स्थित है। दिल्ली जो मथुरा राजमार्ग है NH2 इस पर यह देखने को मिलता है। पलवल जो शहर है इस जिले का मुख्यालय भी है। साथ ही ये जो शहर है पलवल से 60 किलोमीटर दूर है। 15 अगस्त 2008 को पलवल जो जिला था इसको जिले का दर्जा मिला था।
तो 15 अगस्त 2008 को पलवल जिला बनाया गया था। हरियाणा राज्य का 21वां जिला ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन से राज्य ने की थी? तो गोवा ने की थी। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में यह आयोजित हुआ 37वें राष्ट्रीय खेल। महाराष्ट्र 80 स्वर्ण, 29 रजत और 79 कांस्य सहित 228 पदकों के साथ में शीर्ष स्थान पर इसमें रहा था, जबकि सर्विसेज 66 स्वर्ण, 27 रजत और 33 कांस्य सहित 126 पदकों के साथ में दूसरे स्थान पर इसमें रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य का भाग है? तो ये मणिपुर शास्त्रीय जो नृत्य है यहाँ का भाग है, याद रखिएगा, जागोई और चोलोम। तो जागोई और चोलोम मणिपुर के नृत्य के दो मुख्य विभाग है, एक कोमल और दूसरा ओजपूर्ण है, जो संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप माने जाते हैं। रासलीला में प्रधान ये जो भाग है भरत के नाट्य शास्त्र में वर्णित लास्य तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह है 600 से 610 मीटर। पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है 600 से 610 मीटर है। क्लियर है? यह पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचाई पर है, जिसकी औसत ऊंचाई 915 से 1220 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह आर्टिकल 75(3) इसके मुताबिक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के सामने सरकार के हर काम के लिए एक इकाई के तौर पर जिम्मेदार होती है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 में कौन सा नहीं है? तो चुनाव से संबंधित जो प्रावधान है ये इसके बारे में नहीं है। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 48(a) के तहत ये आता है। अगला क्वेश्चन है, बैडमैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलशन ग्रोवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा जो है ये कब मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो दशहरा मनाया जाता है ये हर साल अश्विन या कुंवार महीने के शुक्ल पक्ष की जो दशमी होती है उसके दिन दशहरा मनाया जाता है। आप सभी को बताइए, हिंदू कैलेंडर के मुताबिक दशहरा या विजयदशमी भी इसको कहा जाता है। और ये जो त्योहार है हर साल अश्विन या कुंवार महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। साल 2024 में ये कब पड़ेगा? तो ये 12 अक्टूबर को पड़ेगा। क्लियर है? इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे एग्जाम में, दिवाली कौन से महीने में मनाई जाती है? तो हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या को ये मनाई जाती है। दिवाली का त्योहार हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर के मुताबिक हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। क्लियर है? और ये जो त्योहार है आमतौर पर मध्य अक्टूबर या फिर मध्य नवंबर के बीच में आता है। साल 2024 की अगर अपन बात करें तो 1 नवंबर को ये मनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सरित सागर पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है संस्कृत में लिखी गई। कथा सरित सागर इसका नाम है और संस्कृत में लिखा गया ये पुस्तक है। ये संस्कृत कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ माना जाता है। इसे कहानियों का महासागर भी कहा जाता है। 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध संग्रह है ये, जिसमें भारतीय किंवदंतियों, परियों की कहानियां और लोक कथाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नाम दिए गए थे और दोनों का किस नृत्य से संबंध है? ये इस तरह से क्वेश्चन बना था। तो एक तो इस तरह से हो सकता है कि श्रीमती बीनो देवी का संबंध किससे है? श्रीमती बीनो देवी का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। याद रखिएगा, श्रीमती बीनो देवी मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। भूपेन हजारिका से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं, भूपेन हजारिका को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? तो इनको भारत रत्न मिला था, मरणोपरांत मिला था सन 2019 में। क्लियर है? तो अपनी मूल भाषा असमिया के अलावा भूपेन हजारिका हिंदी, बंगला समेत कई अन्य भारतीय भाषाओं में गाना गाते रहे थे। क्लियर है? और उन्होंने फिल्म गांधी टू हिटलर में महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन गाया था। तो ये याद रखिएगा, भूपेन हजारिका 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी कैसी है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं सेल चित्रकारी की, इनमें चित्रकारी देखने को मिलती है। में चित्रकारी जो है ये सेल चित्रकारी देखने को मिलती है। यहाँ के सेल चित्रों के विषय मुख्यतः सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव कृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वास्को डी गामा की यात्रा किस देश से संबंध रखती है? तो भारत से संबंध रखती है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। याद रखिएगा आप, कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले ये आया था। पुर्तगाली ये था, पुर्तगाली खोजकर्ता और जल के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपी वास्को डी गामा ऐसा करने वाला पहला यूरोपी थे। एक पुर्तगाली नाविक था ये, जिनकी यात्रा भारत की यात्रा 1497 से 99 के बीच में रही। 1952 से 1502 से 1503 और 1524 इसने पश्चिमी यूरोप से समुद्री मार्ग खोल दिया था। और मई 1498 में अब्दुल माजिद नामक गुजराती नाविक के नेतृत्व में वास्को डी गामा के नेतृत्व में कालीकट में 3 जहाजों के
अवतरण में भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश या प्रभाव डाला था? तो याद रखिएगा 1498 में ये पहली बार भारत आया था। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत पुणे में अपनी के साथ स्कूल किसने खोला था? गोपाल हरि देशमुख। अगर ये था तो आप देख लीजिएगा, बाकी इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा एग्जैक्ट फॉर्मेट में बताइएगा ताकि हम एग्जैक्ट समझ पाए कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या शामिल नहीं था? तो ऑप्शन तो नहीं मिले हैं, बाकी जो भी है हमने आपको बता दिया है यहाँ पर डिटेल में। देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी 1951 से हुई थी 1951 में, और तब से भारत ने 12 जो पंचवर्षीय योजना है, ये देखिए लास्ट जो पंचवर्षीय योजना थी ये 2017 में एंड हुई। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि 2012 से 17 तक चली थी। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये 2002 से 7 तक अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जो थे इनके नेतृत्व में थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इनके कुछ मुख्य उद्देश्य थे। कौन कौन से? इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना था। इसके विकास का लक्ष्य था 8%, लेकिन इसने केवल 7.6% विकास दर हासिल की थी। अनेक विशिष्ट उद्देश्यों में से एक लिंग आधारित भेदभाव को कम करना था। इसने महिलाओं को प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर प्रदान करने को जो है महत्व दिया था। तो सारे कुछ उद्देश्य थे इसके। अब इनमें से अलग जो भी मिला होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ की फसल कौन सी है? अब इनमें से एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं मिला है हमें कि खरीफ की फसल कौन सी दे रखी थी, कौन सी नहीं दे रखी थी। जितनी भी खरीफ की फसल है हमने सारी बता दी है आपको। खरीफ की जो फसल है इसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, इसके अलावा शकरकंद, उर्द इसमें आता है, मूंग इसमें आते हैं, मोट, लोबिया आता है, इसके अलावा गन्ना भी इसमें आता है, भिंडी, तिल, ग्वार, जूट और सनई, ये सारे जो है ये खरीफ की फसलें हैं। इसके अलावा रबी की जो फसलें होती है ये आप सभी को बताइए, गेहूं, मसूर, चना, इस तरह की जो फसलें हैं ये रबी की फसलें होती है। तो 3 तरह की बेसिकली फसलें होती है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। खरीफ की जो फसलें होती है वे फसलें होती है जिन्हें जून जुलाई में बोया जाता है, क्लियर है, और इनकी जो कटाई है सर्दियों से पहले होती है। खरीफ की जो फसलें हैं हमने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो ये 50 जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए पूरे के पूरे जीके के हमने आपको छाप के दे दिए है यहाँ पर विद आंसर के साथ में। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की ओर। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग की ओर हम आगे बढ़ेंगे, आपको लेकर चलेंगे। तो इंग्लिश की बात करेगा इस तो पैसेज से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चंस बने हैं। आइटम से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वोकेब से भी क्वेश्चन आपके बने हैं। सिनोनियम से 4 से 5 क्वेश्चंस बने हैं और एंटोनियम से भी 4 से 5 क्वेश्चंस बने हैं, क्लियर है। इसके अलावा आर्टिकल एरर से 2 क्वेश्चन बने हैं। वॉइस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आपका बना है। वन वर्ड से क्वेश्चंस बने हैं। PQRS से क्वेश्चन है। फिलिंग द ब्लैंक से भी आई थिंक क्वेश्चंस बने हैं। तो ये टॉपिक हमने बताया जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। हो सकता है इनके अलावा और टॉपिक भी आपके एग्जाम में पूछे गए हों, बट हमें जितना मिला है हमने आपको उतना बताने में हेल्प की है। अब मैथ्स को एक नजर देख लेते हैं। देखिए औसत से 1 क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा SICI से 4 क्वेश्चन बने। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनाए हैं। सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। मेंसुरेशन 2D 3D से 1 क्वेश्चन है। प्रतिशत या परसेंटेज से 2 क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन है। ट्रेन से क्वेश्चन बना है। चाल दूरी यानी स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन आपका बना है। DI से 3 क्वेश्चन बने। LCM HCF से क्वेश्चन आपका बना है। बोर्ड मास से क्वेश्चन बना है। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा गाइज रेशियो से भी आपका 3 क्वेश्चन बना है और विभाजित वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। रीजनिंग को एक नजर देख लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन बनाए। पजल से क्वेश्चन बनाए। कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध से 2 क्वेश्चन है। पेपर कटिंग से क्वेश्चन है। मिरर इमेज से 3 क्वेश्चन है। दिशा निर्देशन या डायरेक्शन से जो है 2 क्वेश्चन आपके बने। 5 से आपके 2 क्वेश्चन बने। डिक्शनरी से 2 क्वेश्चन है, ये इंग्लिश वाला हो सकता है डिक्शनरी। इसके अलावा रैंकिंग से 1 क्वेश्चन बना है। वेव डायग्राम से 3 क्वेश्चन है। अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बनाए। कथन निष्कर्ष से बनाए। आकृति से बनाए। इसके अलावा लुप्त संख्या मिसिंग नंबर से क्वेश्चन बनाए। नंबर सीरीज से 4 क्वेश्चन है। प्रायिकता से भी क्वेश्चन आपका बना है। गाइस यहाँ पर हमने आपको चारों सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे दिया है। जीके के पूरे 50 के 50 क्वेश्चंस बता दिए हैं। बाकी इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग में आपको पूरे टॉपिक बता दिए जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने। हम डेली बेसिस पर इसी तरह से एनालिसिस आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हम कर पाएं और आपको बिल्कुल सटीकता के साथ में 100% एक्यूरेसी और 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस देते रहेंगे। बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए उसमें। आपको स्टार्टिंग में हमने जो नंबर दिए उन नंबर पर जब भी आपका एग्जाम हो आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि हम आपको सबसे सटीक और एग्जैक्ट एनालिसिस दे पाएं।
इस वीडियो की पीडीएफ भी आप हमारी एप्लीकेशन टेलीग्राम दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।